हाँ, लगाओ अगली हेडिंग, सेंट्रल डोगमा, नया टॉपिक स्टार। अगली हेडिंग है हमारी सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, इसका हिंदी होगा मूल सिद्धांत, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल सिद्धांत, फंडामेंटल थ्योरी। लगाया। फिर देखो सामने, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ये जो सिद्धांत है वो क्या बताता है। यहां से मोल बायो वास्तव में शुरू होती है। ये एक छोटा सा टॉपिक एक स्लाइड का है, लेकिन ये इस स्लाइड के ऊपर आगे क्लास चलेगी 3-4 दिन, ठीक है ना। तो ये आज क्या पढ़ेंगे हम, सेंट्रल डोगमा। अब देखो सबसे पहले आपको इसमें देखना है ये सिद्धांत क्या एक्सप्लेन करता है, ये क्यों दिया गया, ये क्या प्रमाणित करता है। तो ये हमें ये एक्सप्लेन करता है, सेंट्रल डोगमा हमें ये एक्सप्लेन करता है कि मतलब मोल बायो के अंदर या किसी सेल के अंदर, या किसी सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। ये सिद्धांत ये बताएगा कि एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर जेनेटिक मतलब आनुवांशिक सूचनाएं या डीएनए का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, या ये जो है एक सेल के अंदर डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, सही है ना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो हमें ये बताएगा कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में आई, आरएनए से प्रोटीन में गई, और यहाँ से प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। तो कोई मतलब वो आगे का काम, कोई लंबा, कोई गोरा, कोई काला, वो सब प्रोटीन पे डिपेंड करता है। इसकी सूचना कहाँ से आई, डीएनए से आई ना। तो ये सिद्धांत हमें ये बताएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है यूनिवे मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर कैसे जाती है, इसमें अपन ये पढ़ेंगे। फिर डीएनए से डीएनए बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। तो हमें ये बताएगा कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है अनुलेखन कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, ये कैसे होता है। फिर इसमें ये होगा ट्रांसलेशन, ये कैसे होता है अपन ये पढ़ेंगे। तो सेंट्रल डोगमा हमें क्या बताता है कि सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। अभी ये फ्लो हो रहा था डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो मैं लिख रहा हूं ये एक्सप्लेन करता है हाउ टू फ्लो, हाउ टू फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल। मतलब कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचनाओं का फ्लो कैसे होता है, डीएनए से आरएनए कैसे जाएगी, आरएनए से प्रोटीन कैसे जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बना हुआ है, वो ये बना हुआ, ये सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले। तो ये जो देने वाले थे उनका नाम था क्रिक। क्रिक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी थी। किसने दी थी थ्योरी, ये क्रिक ने, ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये थ्योरी किसने दी थी, क्रिक ने दी थी, बाई क्रिक। और ये शायद फ्रांस का रहने वाला, तो लिख लेना फ्रांसीसी है ना, फ्रांस का, कहाँ का रहने वाला था ये। तो ये फ्रांस वाला याद रहे, ठीक है। ये तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना, ये थ्योरी किसने दी थी, क्रिक ने दी थी। क्या थ्योरी दी थी वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब आप इसको समझो आज सिंपल लैंग्वेज में। इस क्रिक ने बताया कि सबसे पहले डीएनए होगा, जेनेटिक पदार्थ। ये तो हमारे सिद्ध हो गया, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में सिद्ध कर दिया। उसने कहा कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये बन गया प्रोटीन, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बन गया। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना। अब देखो यहां से देखो, डीएनए से अगर डीएनए का निर्माण होता है, क्या होता है, अगर डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है,
इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। आपने नाम सुना कभी ये, रेप्लिकेशन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको, रेप्लिकेशन। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है। तो देख ध्यान रखना, ये जो रेप्लिकेशन करता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज करके एंजाइम है, वो बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो रेप्लिकेशन कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है, वो करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। यहां तक आया समझ में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब डीएनए पर निर्भर होकर ये नए डीएनए का निर्माण करेगा। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना। तो मैं ऐसे कहूंगा ना कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पर निर्भर होकर, डीएनए पर डिपेंडेंट होकर न्यू डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। अपन ये आगे पूरा पढ़ेंगे तो एक अपन को ये पढ़ना है रेप्लिकेशन। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन। आया समझ में। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा, कौन सा एंजाइम। तो ध्यान रखना ये करेगा आपके आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं बोल सकता हूं आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे निर्भर होकर, डीएनए पे डिपेंडेंट होकर आरएनए का निर्माण करेगा। भाई आरएनए किससे बन रहा है, डीएनए से बन रहा है। तो फिर ये एंजाइम इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़कर, इसकी सूचनाओं को पढ़कर आरएनए का निर्माण करेगा। तो मैं इसके आगे लिख सकता हूं ये डीएनए डिपेंडेंट होता है, लेकिन बना क्या रहा है, आरएनए। ये डीएनए डिपेंडेंट होता है, बना क्या रहा है, डीएनए बना रहा है। अब देखो आगे, अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो सेंट्रल डोगमा पूरा ये होता है सिद्धांत। इसमें आगे और भी अपन पढ़ेंगे अभी। अब अपन को ये पूरा पढ़ने में लगेंगे 3 से 4 दिन। आया समझ में। अब देखो सेंट्रल डोगमा ये कहता है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी अधिकांश जीवों के अंदर हमेशा डीएनए से आरएनए बनेगा। लेकिन कभी कभी कुछ वायरस के अंदर, कुछ वायरस के अंदर कभी कभी आरएनए से डीएनए भी बनता है। क्या बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है। तो मैंने इसको क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। ये इसका रिवर्स हो रहा है ना, तो मैं कह सकता हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांस अब कोई पूछेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनेगा। अब ये याद कब आएगा, जब ये याद आएगा कि डीएनए से आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से ये बनेगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो अब अपन पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखना ये किसने दिया था, बाई, मतलब इसकी खोज किसने की थी। उसका नाम था आपके डेविड बाल्टीमोर, टेनिन, टेनिन एंड डेविड बाल्टीमोर। क्या नाम था इनका, टेनिन। एक था टेनिन बाई, दूसरे का नाम था डेविड बाल्टीमोर। आपको ऐसे पढ़ना है इसको, क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये थ्योरी दी थी टेनिन एंड बाल्टीमोर ने। तो ठीक है ना, टेनिन एंड बाल्टीमोर, ये इसका नाम, इसके पीछे ये इसका सरनेम है। तो आप ध्यान रखना टेनिन और बाल्टीमोर ने दिया था। ये किस में पाया जाता है, तो ये जो रिवर्स ये पाया जाता है आपके फाउंड इन वायरस। ये कहाँ पाया जाता है, जो वायरस होते हैं उसके अंदर। कौन से वायरस में होगा ये, वायरस के अंदर। स्पेशली अगर आपको नाम देखना तो ध्यान रखना रिट्रो वायरस। क्या नाम है, रिट्रो वायरस। जो रिट्रो वायरस होते हैं ये उसके अंदर पाया जाता है। और इस रिट्रो, अब मैंने कहा वायरस, इसका मतलब इसका जेनेटिक पदार्थ क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आया समझ में, यहां तक आपको समझ में आ गया ये, क्योंकि वायरस का हमेशा आनुवंशिक पदार्थ मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब देखो यहां से डीएनए से आरएनए बनने में इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। भाई आरएनए बनाना बस पीस लगाना पॉलीमरेज है। अब देखो यहां पर जो एंजाइम काम करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस को भी करने में कोई एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
पीछे आपको टेड लगाना है। हमेशा एंजाइम के पीछे क्या आता है, एज आता है समझ में। जहां जहां एंजाइम आएगा तो आएगा पॉलीमरेज, पीछे एज आता है, ASE। तो यहां जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये तो इसकी, भाई अगर मुझे बोलना है इसकी प्रोसेस का तो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, अब मुझे एंजाइम लिखना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब कोई पूछे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम किस में पाया जाता है, तो ये वायरस में पाया जाता है, इसलिए ये प्रोसेस वायरस में होती है। यहां तक आपको आया समझ में। अब आप में से अभी किसी को क्या कोविड हुआ था, कोविड जांच कराने गए थे, देखी हुई है, वो कहाँ से निकालता, यहाँ से नाक से निकाला था ना, या मतलब वो ऐसी एक नली लेता था, उसके ऊपर रुई लगाता था, फिर वो नाक में डालता था, नहीं डाली नाक में, या नाक में या गले में डालता था, मैक्सिमम टाइम नाक में डालते थे। उसका कारण क्या, वायरस कौन सा था, कोविड 2 वायरस था उस टाइम। जो कोविड 2 वायरस है वो नाक से अंदर जाता था, ठंडी ज्यादा हो गई। जो कोविड 19 वायरस है वो नाक से इसलिए निकाला जाता था कि उसमें उसकी जो संभावना थी भाई वो कहाँ ज्यादा हो सकता था, वो नाक में ज्यादा होता था। बाकी वो यहाँ मुंह के यहाँ कभी कभार वो मुंह के अंदर यहाँ से मतलब उसको डाल के बाहर से वो क्या लेते थे, सैंपल लेते थे। अब देखो, कोविड का वायरस था, उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या था, RNA था। क्या था, RNA। अब आपने एक नाम सुना होगा, PCR, नाम सुना कभी, ये क्या काम करता है, ये जो PCR होता है ये DNA की कॉपी बनाता है। जैसे मेरे पास एक कोई DNA आया, ये छोटा सा DNA है, अब मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, बिल्कुल छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कई सारी मल्टीपल लाखों में कॉपी बनाऊंगा, तब मैं इसके ऊपर आराम से काम कर सकता हूं। PCR केवल काम करती है DNA के ऊपर, ये DNA की कॉपी कर सकती है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास कोविड वायरस का क्या है, RNA है, मुझे इस RNA के ऊपर जांच करनी है कि ये कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका पहले DNA बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है। मल्टीपल कॉपी PCR से RNA की तो बनती नहीं है, DNA की बनेगी। तब मैं क्या करूंगा, मैं वहां से आपके नाक से मतलब सैंपल निकालूंगा, उसको लैब में लेके जाऊंगा, उसके ऊपर करूंगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम लगाऊंगा, वहां से क्या बनेगा, RNA से DNA बन गया। अब मैं इस DNA को जाके डाल दूंगा PCR के अंदर, तो इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो गई। अब मैं इसके ऊपर जांच कर दूंगा, अब वो आगे जांच होती है, उसमें सिग्नल निकलता, अगर सिग्नल की मात्रा अगर ज़्यादा निकलती है तो कोविड पॉजिटिव है, अगर सिग्नल की मात्रा कम आती है या नहीं आती है तो कोविड नेगेटिव, जांच ऐसे होती है। तो मैं कह सकता हूं इस टेक्निक का यूज किया गया था कोविड टेस्ट के अंदर, आया समझ में। तो मैं यहां लिख रहा हूं, यूज इन कोविड टेस्ट। अब आपको समझ में आया कोविड टेस्ट में इसको यूज कैसे किया था, क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी पड़ेगी। कोविड का वायरस RNA था, PCR RNA को नहीं लेती है, उसमें मल्टीपल कॉपी नहीं बनती है, तो RNA को DNA बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। लिखो इसको अब, एक ये भी मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकना ना, अभी मत लिखना, या मैं ये बाद में लिख दूंगा, अभी आप इसको उतारो, वो मैं बाद में लिखूंगा। लगाओ हेडिंग सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा। फिर लिखो एक्सप्लेन हाउ टू फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल, हिंदी में लिख लो, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है, ये थ्योरी ये सिद्ध करती है। कोशिका में आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है या उनका फ्लो कैसे होता है, ये थ्योरी ये सिद्ध करती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो यूनिडायरेक्शनल होती है मैक्सिमम टाइम। फिर लिखो, ये थ्योरी क्रिक द्वारा दी गई थी, फ्रांसीसी क्रिक द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, 1958 में दी, लिख देना 1958 में दी थी ये, 1958 के अंदर। उसके बाद ये लिख लो,
ये है सेंट्रल डोगमा अपने आप में। देखो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, इसको बोलेंगे अनुवादन, इसको हिंदी में बोलेंगे अनुलेखन, इसको बोलेंगे अनुवादन। हिंदी मत लिखना, इंग्लिश लिखना। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, साथ साथ में आप हाईलाइट करते रहना। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आ रखा कि सेंट्रल डोगमा थ्योरी किसने दी थी, तो किसने दी थी, क्रिक ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन ये आ रखा है, ये प्रोसेस पूछ रखी है ऐसे कि डीएनए से आरएनए, ये पूरी प्रोसेस पूछ रखी है एग्जाम के अंदर, ये कैसे बनता है, ये पूरा एग्जाम में पूछ रखा है। उसके बाद पूछ रखा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने दिया था, तो डेविड एंड बाल्टी, ये एग्जाम में पूछ रखा, बाल्टीमोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछ रखा किस वायरस के अंदर, तो रिट्रो वायरस के अंदर दे रखी है। फिर अगला पूछ रखा है इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम आता है। और ये ऐसे ध्यान रखना नॉर्मल के, ये कोविड टेस्ट में ये टेक्निक काम में ली थी, आरटीपीसीआर। इसके पीछे ये भी लिख देना, आरटीपीसीआर है ना। आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर यानी पीसीआर डाला, तो वो इसलिए वो नाक में भूंगली ऊपर जैसे करते थे। हो गया। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किए वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, और इससे बार क्वेश्चन भी नहीं आएगा वापस, ये सेम क्वेश्चन आने हैं। लिख दिया। चले आगे, लगाओ नोट। लगा दो नोट। हो गया। अब देखो नोट लगाओ। मैं एक लिख रहा हूँ रेप्लिकेशन, आप ये साथ साथ लिख लो मेरे, इसकी एक लाइन छोड़ देना। फिर मैंने अगला लिखा ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अगला मैंने लिखा ट्रांसलेशन। और अगला मैंने इसमें लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, कौन, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ काम आएगा राइबोसोम, अपन वो बाद में ना। यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये होगा ना। भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या, आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो जो चीज बन रही है उसका नाम आएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डीएनए डिपेंडेंट, लिख दो आप साथ में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ मैं लिखूंगा डीएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ कुछ नहीं, आपके राइबोसोम काम आएगा ना। यहाँ काम आएंगे राइबोसोम काम आएगा एक तो, प्लस इसमें और आपके काम आएगा टीआरएनए काम आएगा। ये अपन वहाँ पढ़ेंगे तब। ये आपके हो जाएगा आरएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। एक तो नोट में ये 4 पॉइंट हो गए। अगला मैं लिख रहा हूँ नीचे डीएनए आरएनए और प्रोटीन। ये भी लिख लो, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे। डीएनए जो होता है इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ, हिंदी लिख देना आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण। आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण। आरएनए का लिख लो स्टोरेज, इसका लिख लो आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप करेक्टर। हिंदी बोल दूंगा मैं साथ में, आप एक बार लिख दो ये फिनोटिपिक हिंदी सुन लो इसकी। आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, इसका हो जाएगा फिनोटाइप लक्षणों का अभिव्यक्त होना। जैसे बाहर जो दिखती है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये दिखती है प्रोटीन के कारण। सबका प्रोटीन अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि आरएनए से बनता है, सबका आरएनए अलग अलग है। आरएनए अलग क्यों है? क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। आया समझ में? डीएनए का काम क्या है? सूचनाओं का भंडारण करना। आरएनए का काम क्या है? उसको स्टोर करना, सॉरी उसका स्थानांतरण करना। और इसका काम क्या है प्रोटीन का? उस जो उसने प्रोटीन जो एंजाइम बनाया है, जो लक्षण है, उसको बाहर अभिव्यक्त करना। मतलब यहाँ क्या सूचना आई थी उसको वो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ आके आपको बाहर दिखेगी। कोई ज़्यादा लंबा है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ थी, न्यूक्लियोटाइड में थी, वो अपन को यहाँ आके दिखेगी तो प्रोटीन बाहर बताएगा। ये आपके था सेंट्रल डोगमा। ये पूरा नहीं हुआ, सेंट्रल डोगमा एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन हुई है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या सेंट्रल डोगमा में। अपन कल की क्लास में पूरा पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे एक क्लास में, एक क्लास अपन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, एक क्लास अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये इतना ही है, रिवर्स वाला इतना ही है। आया समझ में? ये था आपके सेंट्रल डोगमा की ऊपर ऊपर से ऊपरी जानकारी। कि सेंट्रल डोगमा क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं, सब इसमें पढ़ेंगे। अब अपन ये एक अपना पूरा बड़ा टॉपिक, 2 क्लास का टॉपिक है ये पूरा, 2 क्लास का, ये पूरा 2 क्लास, बड़े बड़े टॉपिक है ये सब। अपन कल अपन पढ़ेंगे, अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट में कैसे होता है, यूकैरियोट में कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं। उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। तो आज वाली रामायण आई समझ में? या कुछ है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। है? समझ तो आ रहा है? हाँ तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा, माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता। अभी क्या करना पड़ेगा? पढ़े बिना तो कैसे होगा? रोए बिना माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। पढ़ना तो पड़ेगा, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। तरीका एक ही है, जब तक ये यूनिट चल रही है तब तक इसको हमेशा पढ़ो। पहले पहले वाला पढ़ो, उसके बाद में आज वाला पढ़ो।
अब आज जब घर जाके इसका आप रिविजन करते हो वापस, जब इसको पढ़ते हो घर जाके, पहले पढ़ना जो फर्स्ट डे क्लास हुई थी, उसके बाद सेकंड डे, उसके बाद आज का, मौत तो आएगी पढ़ते हुए, ऐसे लगेगा जैसे पीछे हुआ थोड़ा मार रहा है, क्योंकि रिवीजन करना सबसे टफ है, लेकिन करना जबरदस्ती करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि रिवीजन क्या है कि मतलब ब्रेन सेम वर्ड को बार बार, उसको लगता है मुझे याद है, और जब भाई एग्जाम में बैठता है तो वो भूल जाता है। इसलिए पहले वो पढ़ना फर्स्ट डे क्लास वाला, उसके बाद में सेकंड डे वाला, उसके बाद आज वाला, फिर जब कल पढ़ो वापस जब नेक्स्ट क्लास, उसके बाद में 3 दिन पहले पढ़ना, उसके बाद चौथे दिन का, जब तक यूनिट चल रही है ऐसे पढ़ते रहो, तो इसको बोलते हैं रिवीजन। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, आज जाएंगे घर पे, आज पढ़ाए वो पढ़ेंगे, बाकी वाला गया बाहर में, फिर जब 10 दिन बाद जब वापस पूरा पढ़ोगे तब वो पता ही नहीं पड़ता कि क्या पढ़ा था, इसने पढ़ाया क्या था उस भाई ने। इसलिए जितना साथ में पढ़ोगे तो ये कहानी आपको याद रहेगी कि कहाँ पे क्या बोला था। तो आज अपन इतना ही करेंगे। अब आपके जीके होगा, जीके नहीं है, तो आपके है ना।